नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बने की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। पश्चिम के एक युवक का सम्मान करने के लिए फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह कक्ष में एकत्र हुए। आधा दर्जन से ज्यादा मेहमानों को यह एहसास नहीं था कि वे अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के हब बनने वाले थे। जे. एडवर्ड सीमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल पिट्सबर्ग की एक हाल की यात्रा के दौरान चार्ल्स एम श्वाब द्वारा उनके लिए किए गए भव्य आतिथ्य के लिए आभार से भरे हुए थे, जिन्होंने पूर्वी बैंकिंग के 38 वर्षीय फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए रात्रिभोज की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें उस सम्मेलन में खलबली मचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे वास्तव में चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के रूढ़िवादी व्यक्ति वक्तृत्व को पसंद नहीं करेंगे और कि यदि वो स्टिलमैन, हरिमन और वाल्टर को उबाना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि वे खुद विनम्र शेखी को 15 या 20 मिनट तक सीमित कर दे और उसके बाद जाने दे। यहाँ तक कि जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन शाही प्रतिष्ठा के चलते श्वाब के दाएं ओर बैठे हुए केवल थोड़े समय के लिए अपनी उपस्थिति से भोज की मेज की शोभा बढ़ाना चाहते थे। जहां तक अब प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतने कम समय का था कि अगले दिन प्रिंट में यह अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो दो मेजबान और उनके विशिष्ट अतिथियों ने सामान्यतः 7 या 8 तरह का भोजन अच्छी तरह से खा लिया। इस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और जो भी हुई नियंत्रित कर ली गई। कुछ एक बैंकरों और दलालों ने श्वाब से मुलाकात की थी, जिनका करियर मोनोंगाहेला के किनारे पर खिला था और कोई भी उसे अच्छी तरह नहीं जानता था। लेकिन शाम समाप्त होने से पहले वे और उनके साथ मनी मास्टर का दिल चुराया जाना था और $1 अरब के बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम की कल्पना की जानी थी। इतिहास की खातिर यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रात के खाने पर चार्ल्स श्वाब के भाषण का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने शिकागो के बैंकरों की एक ऐसी ही बैठक के दौरान बात की एक तारीख पर इसके कुछ भागों को दोहराया। फिर बाद में भी जब सरकार स्टील ट्रस्ट को भंग करने के लिए निवेदन लाई तो उन्होंने गवाह स्टैंड से प्रतिक्रिया का अपना खुद का वृत्तांत दिया, जिसने वित्तीय गतिविधियों के एक उन्माद में मॉर्गन को उत्तेजित कर दिया। संभावित है कि यह कुछ चुटकुलों से भरा है और वाक्पटुता में पिरोया अव्याकरणिक। श्वाब ने भाषा की बारीकों की परवाह कभी नहीं की थी। एक घरेलू भाषण था, लेकिन इसके अलावा इसमें भोजन करने वालों द्वारा प्रस्तुत $5 बिलियन की अनुमानित पूंजी पर एक बिजली उत्पन्न करने वाली शक्ति और प्रभाव था। इसके समाप्त होने के बाद भी सभा अभी भी इसके जादू से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि श्वाब ने 90 मिनट तक बात की थी। मॉर्गन वक्ता को आले के समान खिड़की के पास ले गया, जहां ऊंची असहज सीट से अपने पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे और बात की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति के साथ चालू हो चुका था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी वो पूर्ण और स्पष्ट कार्यक्रम था जो स्टील की उन्नति के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों ने बिस्कुट, तार और घेरा, चीनी, रबर, विस्की तेल के या च्युइंगम संयोजन के पैटर्न के बाद एक स्टील के ट्रस्ट के लिए मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की। जॉन डब्ल्यू. गेट्स नाम के जुआरी ने यह आग्रह किया था, लेकिन मॉर्गन ने उस पर विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर जोबा बिल मूर और जिम मूर, जो एक साथ एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी यह आग्रह किया और विफल रहे। दिखावटी देहाती वकील एल्बर्ट एच. गैरी इसे बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि प्रभावशाली हो सके। जब तक श्वाब की वाक्पटुता जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों पर नहीं ले गई जिससे वो अब तक के सबसे साहसी वित्तीय उपक्रम के ठोस परिणामों की कल्पना कर सकता था, परियोजना को पैसा कमाने के आसान बेसुध सपने के रूप में देखा गया। वित्तीय चुंबकत्व, जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और कभी भी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था, वह हंसमुख व्यापार पायरेट जॉन डब्ल्यू. गेट्स के उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला से अमेरिकी स्टील एंड बाय कंपनी का गठन कर चुका था और मॉर्गन के साथ फेडरल स्टील कंपनी बनाई थी। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज कंपनियां मॉर्गन की 2 और फर्म थी और मूर ब्रदर्स ने अमेरिकन समूह टिन प्लेट, स्टील हुप, शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय को त्याग दिया था। लेकिन एंड्रू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, वे अन्य संयोजन बेकार थे। वे अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उनका पूरा वर्ग भी कार्नेगी संगठन में एक खराब भी नहीं मार सकता था और मॉर्गन ये जानता था।
सनकी बूढ़ा स्कॉटलैंड का निवासी भी यह जानता था। मॉर्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को स्किबो किले को शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराजगी से उसने देखा था। जब प्रयास बहुत उदंड हो गए तो कार्नेगी की नाराजगी क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के स्वामित्व वाली हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। अब तक उसने तार, पाइप, हुक्स या चादर में रुचि नहीं ली थी। इसके बजाय वो ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में और जो भी आकार वे चाहते थे उसमें उनको ढाल देने में संतुष्ट था। अब अपने प्रमुख और सक्षम लेफ्टिनेंट के रूप में श्वाब के साथ उसने अपने दुश्मनों को दीवार की तरफ धकेलने की योजना बनाई। तो ये बात थी जो चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। उनमें से कार्नेगी दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बेर ही न हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को श्वाब के भाषण में निस्संदेह एक अनुमान था, हालांकि कोई वादा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। उसने इस्पात की कार्यक्षमता के लिए पुनर्गठन विशेषज्ञता की असफल मिलों को निकाल देने के और फलती फूलती संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता के अयस्क ट्रैफिक में अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चा और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार पर कब्जा करने की दुनिया के भविष्य की बात की। इसके अलावा उसने उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहाँ हो रही हैं। उसने अनुमान लगाया उनके उद्देश्य एकाधिकार बनाना, कीमतों को बढ़ाना और विशेषाधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान करना था। श्वाब ने अपने हार्दिक तरीके से प्रणाली की निंदा की। उसने अपने श्रोताओं को बताया, ऐसी नीति की अदूरदर्शिता इस तथ्य में निहित है कि एक ऐसे युग में जब हर चीज विस्तार चाहती थी, इसने बाजार को प्रतिबंधित किया। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाजार बनाया जाएगा, इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा और विश्व व्यापार के एक बढ़िया भाग पर कब्जा किया जा सकेगा। वास्तव में वो इसे नहीं जानता था। श्वाब आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था। तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रिभोज का अंत हो गया। श्वाब की सुहानी भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चला गया। श्वाब आंद्रा कार्नेगी के लिए इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पिट्सबर्ग चला गया, जबकि गैरी और बाकी अगले कदम के पूर्वानुमान में निरर्थक काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक टिकर्स के पास चले गए। इसमें लंबा समय नहीं लगा था। श्वाब ने कारणों की जो दावत सामने रखी थी उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग 1 सप्ताह का समय लगा। जब वो खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि इसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला है, उसने श्वाब को बुला भेजा और उस युवक को बहुत लचीला पाया। श्वाब ने इशारा किया कि श्रीमान कार्नेगी शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का अध्यक्ष वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, वो स्ट्रीट जिस पर कभी न चलने का कार्नेगी ने निश्चय किया था। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया था कि श्वाब अगर फिलाडेल्फिया में बेलवुए होटल जा सकते हैं तो जेपी मॉर्गन भी वहां मिल सकते हैं। हालांकि जब श्वाब पहुंचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर पर बेधगेपन से बीमार पड़े थे और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पर श्वाब न्यूयॉर्क चले गए और खुद को फाइनेंसर की लाइब्रेरी के द्वार पर प्रस्तुत किया। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर किया कि नाटक के शुरू से अंत तक मंच एंड्रू कार्नेगी द्वारा स्थापित किया गया था। श्वाब के लिए रात्रिभोज, प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और धनपतियों के बीच रविवार की रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्कॉट द्वारा की गई थी। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब सौदा पूरा करने के लिए श्वाब को बुलाया गया था, उसे ये भी नहीं पता था कि छोटा बॉस, जैसा एंड्रू को कहा जाता था, कौन था। बहुत सुना होगा तो बस बेचने का एक प्रस्ताव, विशेष रूप से लोगों के एक समूह को जिन्हें एंड्रू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया जा रहा था के रूप में मानता था। लेकिन श्वाब सम्मेलन में अपने साथ उनके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी जिसे वह नई धातु के में एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था, उसकी संभावित कमाई की आकाश क्षमता का प्रतिनिधित्व करते अपनी ही लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादरें ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। जाहिर है प्रमुख मॉर्गन था, धन के दैवीय अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़। उसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था, एक विद्वान और सज्जन। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स था, जिसे मॉर्गन एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। चौथा श्वाब था, जिसे इस्पात के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया के बारे में वहां पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था।
उस पूरे सम्मेलन के दौरान पिट्सबर्ग के आंकड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई थी। यदि उसने कहा कि एक कंपनी बहुत मूल्यवान थी, तो वो बहुत मूल्यवान थी, बस और कुछ नहीं। केवल अपने द्वारा नामित चिंताओं को संयोजन में शामिल करने पर वो बहुत आग्रहपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई दोहराव नहीं होगा, यहाँ तक कि उन दोस्तों के लालच को पूरा करने के लिए भी नहीं, जो अपनी कंपनियों को व्यापक मॉर्गन आधार पर उतारना चाहते थे। इस प्रकार उसने कई बड़े व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया जिन पर वॉल स्ट्रीट के वारिसों और बड़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। जब सुबह हुई, मॉर्गन गुलाबी हो गया और अपनी पीठ को सीधा किया। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, श्वाब ने कहा। अगर आप उसे बेचने के लिए मना सकते हैं तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी ले लूंगा, मॉर्गन ने कहा। अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे? ये कितनी मांग रखेंगे? श्वाब लगभग $32 करोड़ सोचते थे। वो भुगतान किसमें लेगा, साधारण या पसंदीदा स्टॉक्स, बॉन्ड, नकद? कोई भी $1 अरब का 1/3 नकद में नहीं इकट्ठा कर सकता है। जनवरी में ठंड से ठिठुरते वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रूज लिंक की हीथ पर ठंड के खिलाफ स्वेटर में लिपटे एंड्रू और वाचालता से बात करते हुए चाल के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल आयोजित था। जोड़ी के कार्नेगी कुटीर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। फिर उसी प्रबोधकता के साथ जिससे विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मोहित थे। श्वाब ने बड़े आदमी के सामाजिक मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेवानिवृत्ति के अनकहे लाखों शानदार वादों को उड़ेल दिया। कार्नेगी ने एकदम से हथियार डाल दिए, कागज की एक पर्ची पर अंक लिखकर श्वाब को सौंप दिया और कहा, ठीक है, उसे हम बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $40 करोड़ था और एक बुनियादी आंकड़े के रूप में श्वाब द्वारा उल्लिखित $32 करोड़ लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें $8 करोड़ जोड़ने के द्वारा पहुंचा था। बाद में एक ट्रांस अटलांटिक जहाज के डेक पर स्कॉट्समैन ने उदास होते हुए मॉर्गन से कहा, मेरी इच्छा थी कि मैंने आपसे $10 करोड़ अधिक के लिए कहा होता। यदि आपने इसके लिए कहा होता तो आपको यह मिल गया होता, मॉर्गन ने मुस्कराते हुए उससे कहा। बेशक वहां एक कोलाहल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विश्व विशाल संयोजन द्वारा चकित थी। ये कि राष्ट्रपति हेडली ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट विनियमित थे, देश अगले 25 वर्ष के भीतर वाशिंगटन में एक सम्राट के होने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन वो सक्षम शेयर दलाल कीन इतनी सख्ती से जनता पर नया शेयर ठेलने के अपने काम पर लग गया कि कुछ लोगों द्वारा पूरा अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग $60 करोड़ पर एक जगमगाहट में समाहित कर लिया गया। तो इसके सभी मुसीबत के लिए कार्नेगी के पास उसके लाखों थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास $6 करोड़ 20 लाख थे और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। 38 वर्षीय श्वाब को उसका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और यह 1930 तक उसके नियंत्रण में बना रहा। उद्धरण चिन्ह बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी जिसे आपने अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक में इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान की मात्र एक अमृत इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है पर सवाल करेंगे। निस्संदेह कुछ लोग कहेंगे, आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते हैं। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में है। वो विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना था। वो योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिले प्रदान की गई, जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, उसी आदमी के दिमाग में बनी थी। उसकी आस्था उसकी इच्छा है, उसको कल्पना उसका हठ वास्तविक तत्व थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिग्रहित कर ली गई इस्पात मिले और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों के आकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेनदेन से वृद्धि हुई जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। दूसरे शब्दों में चार्ल्स एम श्वाब के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरों के मन तक इसे पहुंचाया, उसका लगभग $60 करोड़ के लाभ के लिए विपणन किया गया था। एक अकेले विचार के लिए यह एक तुच्छ राशि नहीं है। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेनदेन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसा मामला है
जिसके साथ हम अब संबद्ध नहीं हैं। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की सुदृढ़ता के निर्विवाद सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये दर्शन पूरे संव्यवहार का ताना और बाना था। इसके अलावा दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया और हजारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उपयोग का विकास करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया है। इस प्रकार साबित करता है कि 60 करोड़ डॉलर लाभ में है, जो श्वाब की अवधारणा ने अर्जित किया था। संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। मात्रा केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। ये याद रखिए कि जब आप जिस किसी भी चीज़ के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो, आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। ये भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया, वो एक समय पर व्यवहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वो केवल एंड्रू कार्नेगी का सेवक था। उसके बाद वो जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। मन की कोई सीमा नहीं होती है, सिवा उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं।